नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया है खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की का, जिसमें हम बात करेंगे देश की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करेंगे, जहां बटेंगे तो कटेंगे नारे के इर्द गिर्द ही पूरी सियासी तस्वीर घूमती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा क्या दिया, हरियाणा में इसकी पॉपुलैरिटी के बाद या हरियाणा में इसकी सफल टेस्टिंग के बाद अब इसका इस्तेमाल जोर शोर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ हर मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस नारे को दोहराते हुए नए शब्दों को गढ़ते हैं या नए बयानों को देते हैं और बड़ा तीखा प्रहार विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो दूसरी तरफ अब सीएम के द्वारा दिए गए इस बयान के इर्द गिर्द ही विपक्ष नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से अब बाकायदा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी एक नैरेटिव जो सत्ता पक्ष की तरफ से सेट किया गया, उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द विपक्ष भी अपना नैरेटिव बुनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त अटैकिंग मोड में हैं, विपक्ष पर हमला भी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अगर कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, किसमें है दुर्योधन और रावण का डीएनए, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आइए आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री का ये बयान। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। के बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। और इसीलिए जब यह गारंटी सरकार ने दी है सुरक्षा की, बिना भेदभाव के सबको सुरक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से जोड़ते हुए जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तो उनके बयान और भी तीखे होते हैं और विपक्ष पर वो सीधे हमलावर भी हो जाते हैं। इस पर करते हैं आइए चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान रोज की तरह हमारे साथ स्टूडियो में है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं और समीर चौगांवकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं, चाहे दिवाली के उत्सव में बोलना हो, चाहे किसी जनसभा में बोलना हो, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर भी कायम है। और कौन है दुर्योधन, कौन है रावण, इसकी पहचान भी अपने वोटर्स को करा रहे हैं। देखिए, बड़ा कमाल है। कई बार हम लोग जो सिद्धांत पढ़ते हैं तो बचपन में अब भी शायद वैसे ही पढ़ाया जाता होगा, तो जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो लिखा जाता है LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो यहां भी वही दिख रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। अगर इसको दूसरी तरह से देखेंगे तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दरअसल अखिलेश यादव के पास भी योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दे दिया, उसका कोई और बढ़िया विकल्प नहीं सूझ रहा है। उन्होंने पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम भी नहीं बटने कटने वाले हैं, हमारा पीडीए भी नहीं बटेगा कटेगा। यानी जिसने पहले ही बांट दिया वो कह रहा है कि बटेगा कटेगा नहीं, पहले ही बांट काट दिया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि 10,000 मुसलमान और 10,000 यादव मतदाताओं को काट दिया, पहले ही काट दिया, बांट दिया।
तो अब उनका तो बांटना काटना पहले से चल रहा, उनको लगता है कि बांट कर एक बड़ा हिस्सा चूंकि उनके पास है, दूसरे वाले हिस्से में से एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ जा रहा है। देश में कई जगह ऐसा हो गया और अब तो उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है कि कोई यादव मतदाता ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही जगह वोट करता है, वो भी अलग अलग जगह वोट कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए खतरे की बात है। अब वो रिएक्शन में सब बोल रहे हैं। उनका जो लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा था, और हम लोग इसी कहानी कुर्सी की में बात करते थे कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं, उस पर बीजेपी रिएक्ट कर रही, प्रतिक्रिया दे रही। यहां क्या है, फिर से पूरा साइकिल उलट गया। अब क्या हो गया, जो कुछ भी बीजेपी कहती है, जो कुछ भी संघ कहता है, जो कुछ भी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उस पर वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, जब आपके कहे पर प्रतिक्रिया होती है तो आप थोड़ा और आक्रामक होते हैं। योगी आदित्यनाथ में वो आक्रामकता दिख रही। दूसरा, अभी उत्सव पर्व का समय है। ये अयोध्या की दीपावली 500 वर्षों बाद वाली जो हुई, पूरा देश प्रसन्न था। हालांकि पटाखों पर प्रतिबंध था, लेकिन खूब लोग उत्साहित रहे, खूब मजे से अच्छे से सबकी दिवाली बीती। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ उस उत्साह से भी भरे हुए हैं, और अखिलेश यादव को शायद ही लग रहा है कि 24 वाला मोमेंटम हमारा कमजोर पड़ रहा है। क्या कहीं कोई ऐसा ना हो कि हमारा जो ये बटेंगे कटेगा का नारा है, जो लोग कह रहे हैं कि चल रहा है, पब्लिक कह रही है कि चल रहा है, और नेता भी जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे भी लग रहा है। जैसे आपको याद हो, जब हम लोग बात करते थे तो हम लोग कहते थे कि नहीं ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर कहते थे कि लग रहा है थोड़ा सा वो संविधान और आरक्षण वाला मामला चल रहा है, चला ना। तो ऐसे ही वो दिखने लगता है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है, अब उसका कोई सही जवाब अखिलेश यादव या दूसरी पार्टियों को नहीं दिख रहा है। उसी को अलग अलग नाम से करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो पिच तैयार की भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसी पिच पर आकर अब विपक्ष खेलने को मजबूर हो गया है। अखिलेश यादव भी रोज उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस बयान को काउंटर करने वाले बयान दिए जाते हैं। कभी बटेंगे कटेंगे पर आगे जोड़ देते हैं कि जो ये कहेगा वो पिटेगा। अब कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो ही जीतेंगे, ये पोस्टर बड़े बड़े लगा दिए गए हैं। अब संविधान के खतरे वाली बात, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, या हमारा पीडीए ही सबसे बड़ा है, विजय जी, ये सारे नारे अब बहुत बैक सीट पर चले गए। अखिलेश यादव भी शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि उन नारों को अगर फ्रंट सीट पर लाएंगे तो शायद उनको फायदा हो सकता है, बटेंगे कटेंगे के इर्द गिर्द घूमेंगे तो फायदा बीजेपी को होगा। नहीं, ये बात ठीक है उनकी कि जिस तरह से आपने बात की वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अब होता है ना कि हर चुनाव के लिए एक अलग माहौल बनाना पड़ता है। और माहौल में जैसे पिछला जो जनरल इलेक्शन था हमारा 2024 का, उसमें विपक्ष ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और सब ने जो आरक्षण का, संविधान का मुद्दा बनाया था, वो चल गया। बहुत सारे लोग उस समय मानते नहीं थे कि ये चलेगा, लेकिन वो चल गया, क्योंकि आप कैसे परसेप्शन तैयार करते हो। अब इस बार पहल जो है वो योगी आदित्यनाथ ने की। योगी जी ने जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया, उसको उस प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को आना पड़ा पिच। ये उनकी कामयाबी है। पहले तो उनकी पार्टी के ही नेता वहां पर आए। बहुत दिनों बाद ऐसा मैं देख रहा हूं कि जो योगी जी की जो पिच है, उस पर पार्टी के लोग भी सामने आए हों, खासतौर से सपोर्ट करने के लिए। मतलब उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन उसको आगे करने के लिए, उसको एक्सटेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा बटने वाले और कटने वाले होंगे, वही लोग होंगे जो महफिल सजाएंगे। दत्तात्रेय होसबोले साहब ने भी उस पर आगे बात की। तो ये एक तरह का सपोर्ट उनको मिला है, उनके पिच को, उनके नारे को कामयाबी मिली है। फिर जब विपक्ष की तरफ आए तो वो भी उसी पिच पर आ गए। अखिलेश जी ने कहा कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे, पहले कहा। फिर कहा कि शिवपाल जी ने कहा बटेंगे कटेंगे तो पिटेंगे, है ना। और अब उन्होंने एक नया नारा दिया है जो आज दिख रहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यदि दोनों नारों को देखें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही तरह का थॉट प्रोसेस एक है। लेकिन जुड़ेंगे तो जीतेंगे एक पॉजिटिव कनोटेशन का नारा है, बटेंगे तो कटेंगे एक नेगेटिव कनोटेशन का नारा है। ये एक फर्क है, मतलब दोनों का एक ही है, दोनों का फोकस भी एक ही है, दोनों अपने अपने वोटर्स को दोनों अपने अपने वोटर को एड्रेस कर रहे हैं। तो योगी जी की कामयाबी यह है कि वो पीडीए को और उसको ले आए हैं। और खासतौर से जब यूपी में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, तो यदि योगी जी के पिच पर अब अखिलेश जी आ रहे हैं तो वो उनकी फर्स्ट डिफीट मानी जानी चाहिए। अभी इलेक्टोरल डिफीट के तौर पर मैं नहीं देख रहा कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर उन्होंने कहा है। और जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि अभी त्यौहार का माहौल है, उत्सव है, तो रावण, कुंभकर्ण, खरदूषण सब कुछ चलता है, वो चल रहा है। लेकिन ये योगी जी के लिए एक, मेरे ख्याल से एक मौका है जब वो इस चुनाव में विपक्ष से आगे चल रहे हैं और विपक्ष जो है उनको फॉलो कर रहा है।
एक टोन सेट कर दी है चुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब रावण और दुर्योधन की तो एंट्री हो ही गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि किनके डीएनए में दुर्योधन और रावण का डीएनए है। वो बजरंग बली की भी एंट्री उनके एक बयान में हो गई है। उन्होंने कहा कि जैसे को तैसे का जवाब देना ही पड़ेगा। बजरंग बली ने भी कहा था, ये बयान भी आपको सुनवाते हैं। साफ तौर पर ये कहा कि जो राम भक्त होगा वो ही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है, दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सकते हैं। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और बजरंग बली ने जैसा कहा था कि जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए, उसी की भाषा में समझाना चाहिए, हम भी अब वैसा ही करेंगे। पहले सुनिए मुख्यमंत्री का ये दूसरा बयान। जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बजरंग बली ने भी कहा था ना, जब बजरंग बली को अशोक वाटिका में फल खाने के लिए गए, रावण के राक्षस उन्हें मारने लग गए तो उन्होंने भी 2-4 को पटक दिया, उसमें से 1-2 मर भी गए। रावण के दरबार में ले गए, रावण ने पूछा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया, क्यों मेरे साथ के राक्षसों को मार दिया? तो हनुमान जी ने भी कहा, जे में मारे जो मुझे मारे ते में मारे, यानी जिसने मुझे मारा है मैंने उसको मारा है। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बनिए बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सके। जो देश का दुश्मन है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देश का दुश्मन हम सबका दुश्मन है। देखिए, बजरंग बली का जिक्र करना हो या फिर सीधा हमला बोलना हो, सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और समीर जी, मुख्यमंत्री बेशक यूपी में बयान दें, लेकिन इसकी गूंज तमाम चुनावी राज्यों में सुनाई पड़ रही है, महाराष्ट्र में भी सुनाई पड़ रही है। हरियाणा में तो हमने देखा ही था कि आखिरी दौर में कैसे गेम चेंजर साबित हुआ ये सब कुछ, और हरियाणा में हारी हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। देखिए, बिल्कुल बजरंग बली का जिक्र हो गया, लेकिन बजरंग बली का जिक्र कर्नाटक चुनाव में भी जमकर हुआ था, लेकिन उसका बहुत फायदा कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुआ नहीं था। देखिए, अब नवंबर शुरू हो गया, आज 1 नवंबर है, 24 जाने में 2 महीने बाकी है, फिर 25 और 26 और 27 की शुरुआत में, मेरे अंदाज से मार्च में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 25 से 26 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। अब अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये जो नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे, ये इतना मारक नारा हो रहा है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इसका जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत इसका अपने तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो अखिलेश को ये डर लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में उनको उसका जो जातियों में बंटने का जो लाभ मिला था, कहीं वो योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत का इसका जिक्र करने के बाद कहीं ऐसा न हो कि 27 आते आते इस जो उन्होंने बांटने की राजनीति की थी जातियों को, वह उसका असर खत्म हो जाए और 27 में 24 का जो लोकसभा का परिणाम आया, उसके आधार पर जो 27 का चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं, कहीं उसे पलीता न लग जाए। तो अखिलेश यादव ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह जो बंटवारा जातियों का हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, वह 27 तक बना रहे हैं। उसी भी अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों तक सीमित नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर भी अभी कल उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार की बैठक हुई है, और उसमें चर्चा हुई है कि ये बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा योगी आदित्यनाथ दिया है, और जिसको महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने वाली है, और देवेंद्र फडणवीस का तो अभी एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, तो देवेंद्र फडणवीस भी जिस पिच पर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अब शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को डर लग रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने जो लाइन खींची है, उसी लाइन पर अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ती है, तो जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदा विपक्ष को हुआ था, महाविकास आघाड़ी को लोकसभा में हुआ था, वह विधानसभा में नहीं मिल पाएगा। तो इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए वो फोकस कर रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि यह मुद्दा महाराष्ट्र में भी चलेगा। और देखिए, अभी ग्वालियर में तो संघ के प्रचारकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया, 4 तारीख तक है, वहां पे 3 तारीख की रात तक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी वहां है, संघ के सारे पदाधिकारी आए, संघ के सारे प्रचारक बड़े स्तर पर वहां पे बैठे हुए, और वहां इस बात पर चर्चा की जा रही है कि इसके बाद जो महाराष्ट्र के अंदर जो प्रचार अभियान होगा, उसको किस दिशा में और कैसे लेकर जाना है झारखंड के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अभी ग्वालियर के अंदर भी संघ के प्रचारक इस बात में संघ से जो निर्देश मिलेगा उसके आधार से प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, जब बंबई के दौरे के गए थे,
प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात का जिक्र किया, तो अमित शाह जब जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब इस बात का चर्चा करेगा। और योगी आदित्यनाथ जो तो अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक बन चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनकी डिमांड रहती है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की रैली महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी करने का प्लान कर रही है। और जब योगी वहां जाएंगे और योगी जब बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि उसका असर महाराष्ट्र के चुनाव में दिखने को मिलेगा। अगर योगी का जो नारा है वो महाराष्ट्र में चल जाता है, तो मुझे लग रहा है कि जितना उद्धव को तकलीफ नहीं होगी, उससे ज्यादा दुख अखिलेश यादव को होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये नारा महाराष्ट्र में चल जाता है तो 2027 के अंदर भी योगी इस नारे के दम पर जो अखिलेश यादव ने जिक्र करा था, जातियों पर आधार पर बांटा था, उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब जो चुनाव आ रहा है, फिर जैसे भी चुनाव आते हैं तो रामायण महाभारत के जितने भी विलयन होते हैं वो चर्चाओं में आ ही जाते हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है, तो अभी तो सब जितने पात्र है विलेन वो सारे आएंगे, उन सबकी चर्चा होगी और सबसे उनकी तुलना होगी। अभी तो दिवाली खत्म आज और कल में होगी, तो परसों से महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार जरा गति पकड़ेगा। तो अभी नए नए आरोप प्रत्यारोप, नए नए नाम, नए नए अलंकार से नेताओं को नवाजा जाएगा, तो वो देखना भी बाकी होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे सारे किरदार आपको नेताओं के बयानों में जरूर सुनाई पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अवधेश जी, इसे बड़ी सियासी जीत तो हम कह सकते हैं ना, कि जो भी पार्टी या जो भी नेता अपने पिच पर चुनाव करवाने में कामयाब हो जाता है, एक जीत तो उसने हासिल कर लिया। अब उसका नतीजा क्या होगा, जनता उसे कितना एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन आप नेताओं को लेकर तो आ गए ना अपने ही पिच पर खेलने के लिए। थोड़ा हम लोग सरलीकरण भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने केवल चुनाव दिखता है। चुनाव की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी का वक्तव्य तो माना ही जा सकता है, क्योंकि अंततः मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो कुछ टोन सेट करना है। लेकिन इसका प्रभाव, इसको एक युगांतकारी, ये सारे भाषण को आप मिला के देखें बटेंगे तो कटेंगे से, तो ये एक युगांतकारी है। इसका पहला निष्कर्ष तो ये है कि लोकसभा चुनाव में थोड़ी बहुत धक्का खाने के बाद पार्टी जो थोड़ी बहुत हिचकोले थी विचारधारा को, रणनीति को लेकर, भारत के सपने को लेकर और राजनीति संघर्षों को लेकर, वैचारिक संघर्षों को लेकर, उससे बाहर निकल गई है। 22 जनवरी तक जो बीजेपी थी, धीरे धीरे बीजेपी अब वो भारतीय जनता पार्टी बनके दिखाई दे रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जो बोलने का तरीका है, मतलब आप उनकी कई बार राजनीति से सहमत हो असहमत हो, लेकिन जो वो बोलते हैं वो जनता तक उसी रूप में पहुंचता है जैसे गांधी जी ने रघुपति राजाराम क्यों कहा था। उनको मालूम था कि हमारे देश के नेता सब बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन रघुपति राजाराम जब कहते हैं तो आम आदमी के दिलों तक जाता है। तो इसीलिए जब वो शुंभ और निशुंभ कह रहे हैं, जब वो कुंभकर्ण कह रहे हैं, तो बिल्कुल देश की राजनीति को, देश के एक्टिविज्म को, देश की मीडिया को, देश के बौद्धिक जगत को दो खेमों में स्पष्ट बांट रहे हैं। एक धर्म के साथ है, एक धर्म के विरुद्ध है, एक राष्ट्र की एकता के साथ है, एक राष्ट्र की एकता के विरुद्ध। वो बोल भी रहे हैं, आप केवल चुनाव से विजय जी ने कहा कि दोनों में अंतर नहीं है, वो बोल रहे हैं कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है, कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई संप्रदाय के नाम पर बांट रहा है। तो चुनावी विजय की दृष्टि से तो है ही, लेकिन इस देश को, इस विचारधारा के जो उनका कहना है कि जो राक्षस हैं, शुंभ और निशुंभ कौन था, जो चंड और मुंड कह रहे हैं, चंड और मुंड से ही तो चामुंडा देवी बनी है कि उन्होंने चंड का वध किया, मुंड का वध किया। जब शुंभ के दोनों राक्षस थे, जब वो कौशिकी से लड़ने आई है, उसके बाद उन्होंने काली बन के उसको मारा था। तो चंड और मुंड को मारने वाली काली, हनुमान जी का जब नाम ले रहे हैं तो आप देखिए हनुमान जी के बारे में क्या, लाए संजीवन लखन जिया, ये तो है ही है। लेकिन उन्होंने एक चीज जो है बोला है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संहारे। तो एक तरफ वो संजीवन भी ला रहे हैं, एक तरफ राम की भी पूजा कर रहे हैं, एक तरफ भीम का रूप धर के असुरों का संहार भी कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको एक धर्म युद्ध में परिणत करने की, एक सन्यासी के रूप में, एक राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से उस युद्ध में, वैचारिक युद्ध में परिणत करने का जो उनका है, वो लोगों को अपील कर रहा है। वो चुनाव तक जाएगा, चुनाव के आगे भी जाएगा और लंबे समय तक भारत के नैरेटिव की दिशा निर्धारित कर सकता है। यदि वो चला गया, जो फडणवीस जी की बात करो तो उनका गाना वायरल है इस समय, और बार बार हिंदू का के आह्वान कर रहे हैं लोग, नीचे गा रहा है।
तो अब वो बीजेपी जो 22 जनवरी के पहले कुछ समय दिख रही थी, जो थोड़ी कुम्हला गई थी, योगी आदित्यनाथ जी के टोन से, प्रधानमंत्री जी द्वारा उसके बोलने से, और आगे शायद आप चर्चा भी करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने कल गुजरात में बोला है कि ये जो देश की एकता की बात को भी विवाद में बनाते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति को आने वाले समय में, चूंकि भारत की एक वैश्विक भूमिका है, इसलिए विश्व व्यवस्था में भी और उसकी राजनीति को भी एक नया मुहावरा, नए शब्द और नई दिशा देने की कोशिश की है, जो भाजपा की हिंदुत्व की मूल दिशा रही है। ठीक है, अभी तक हर्षवर्धन जी लोकसभा चुनावों में हम यही चर्चा किया करते थे कि जो भी विपक्ष नैरेटिव गढ़ रहा है उसका कोई काट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। हम हमेशा इसी बात पर चर्चा करते थे कि संविधान खतरे में है, इसे सिर्फ फेक बताने में कामयाब बीजेपी होना चाहती है लेकिन हो नहीं पा रही है। अब वो काट या वो जो संजीवनी बूटी है इस पूरे के पूरे जाल को डिफ्यूज करने की, वो भारतीय जनता पार्टी ने अब ढूंढ ली है पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ क्या ली है, इसको यूँ कहें कि हनुमान जी को भी जामवंत चाहिए थे अपना बल याद दिलाने के लिए, अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। वो ऐसा नहीं कि हनुमान जी को उस दिन वो बल प्राप्त हुआ था, वो शक्ति उनके पास थी, किसी कारणवश से भूल गए थे। भारतीय जनता पार्टी 10 साल लगातार सत्ता में रही, देश के कई राज्यों में लगातार सत्ता में रही, तो उसको वो ये भ्रम हो गया कि उसकी ताकत कुछ और है, वो अलग नारों पर चलने लगे। उसको ये भी भ्रम हो गया कि जाति जाति की राजनीति करके वो यहां तक पहुंची है, फिर भ्रम हुआ, फिर भूले, तो उसका परिणाम निकल के सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आज से नहीं, उसके जन्म काल से, जनसंघ के समय से ये बड़ा स्पष्ट है, जाति के नाम पर एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा होगा। अगर आज जो जाति के बड़े नेता, जाति से अपनी पहचान रखने वाले, वो भाजपा में हैं, मंत्री हो जाएं, हो सकता है कि वो भाजपाई ही हों, लेकिन अगर वो जाति जाति कर रहे हैं तो कल को कोई अवसर आएगा तो उनके लिए जाति बड़ी हो जाएगी। अब जिस पार्टी का नारा होता हो कि सबसे अंत में व्यक्ति, उसके ठीक पहले पार्टी, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, देश, उसमें जाति कहां से आ गई? जिस पार्टी ने अपने मूल से थोड़ा सा डेविएशन किया वो निपट गई। कांग्रेस पार्टी भी जो कहती तो है कि हम सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन वो फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स प्रैक्टिस में लेती है। जब आप जो कहेंगे वो नहीं कर रहे होंगे तो उसका परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ में आ रहा है कि जो जाति की राजनीति के चक्कर में हम पड़े उसने नुकसान किया। और योगी आदित्यनाथ अगर जाति से इतर बोल रहे हैं, भाई नरेंद्र मोदी, मैं फिर से कहता हूं, नरेंद्र मोदी किसी जाति के नेता नहीं है। इस देश की हर जाति के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, लोग उनको अपना नेता मानते हैं। यही एक चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाती है। लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़ा तो भ्रम आ गया था, थोड़ी गलतफहमी आ गई थी। उनको लगा था कि हम इतनी जाति यहां बांट देंगे, इस वाली सीट पर इसको कर देंगे, सब गुणा गणित एकदम ड्राइंग रूम में बोर्ड पे एकदम बढ़िया पक्का वाला हो गया था। तो उसका नतीजा निकल कर आ गया। अच्छा है कि अब ये समझ आ गया है। अब ये बताने में भी विजय जी, क्या बीजेपी कामयाब हो रही है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो चुनिंदा जातियों के इर्द गिर्द घूमता है, चुनिंदा समुदाय के इर्द गिर्द घूमता है? जो 9 टिकटों का वितरण हुआ उसमें यादवों को आपने टिकट दे दिया, 45% मुसलमानों को आप टिकट दे रहे हैं। आप अगड़ों की ऐसे बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की ऐसे बात करते हैं, लेकिन अगड़ों का कोई नामो निशान है नहीं उनकी उस लिस्ट में। इस नैरेटिव को बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, पहले भी की गई कोशिश, लेकिन इसको 2 बातों से समझने की जरूरत है। बीजेपी का क्या नैरेटिव है, उस पर जो उन्होंने काम किया, जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई वो वापस उस नैरेटिव पर आने की कोशिश कर रही है, वो एक बात ठीक है। पीडीए का या अखिलेश जी का अपना एक नैरेटिव है, वो जाति को लेकर, पिछड़ों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर अपना चलना चाहते हैं। हमें पसंद हो ना पसंद हो, वो उस नैरेटिव पर चल रहे हैं। अब उस नैरेटिव से जो वहाँ का वोटर है वो कितना कन्विंस हो रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है ना। ये बात बार बार होती है क्या कि हम सब बहुत विद्वान हैं, ये हमें बहुत भरोसा है, इसलिए हम कहते थे कि ये संविधान का नैरेटिव फेक नैरेटिव है, झूठा नैरेटिव है। झूठा नैरेटिव क्या होता है? जनता ने जो मान लिया वो सच हुआ ना, जनता ने माना उसको। मैं तब भी इस बात पर चर्चा कर रहा था कि जनता क्या सोच रही है वो महत्वपूर्ण है ना। अब जो भारतीय जनता पार्टी की जैसे बात है कि ड्राइंग रूम में उन्होंने अपने गणित को तय कर लिया, जाति ये जाति का ये होगा, निषाद साहब होंगे, राजभर साहब होंगे, अनुप्रिया होंगी, सब होंगे, लेकिन वो नहीं चला क्योंकि उसका जो वोटर है वो किसी एक खास नैरेटिव के साथ चलना चाहता है। ऐसे ही विपक्ष का जो नैरेटिव है उसमें जातियाँ, पिछड़ा और जो तमाम लोग हैं वो चलते हैं। उस नैरेटिव को वो कितना कन्विंस कर पाते हैं
हमारी सहमति नहीं सहमति गलत है सही है ये अलग इश्यू है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वोटर आपके नैरेटिव से कितना कन्विंस होता है, क्या वो आपके साथ खड़ा होना चाहता है उस मुद्दे पर, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक। अयोध्या जैसे मुद्दे पर यदि अवधेश प्रसाद जीतते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपने, इसका राम भक्ति से कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये राम भक्ति के खिलाफ है, जो अवधेश कुमार भी कह रहे हैं, आशीष सर। वो नहीं है ना राम भक्ति। कोई राम भक्ति, राम से नाराज हो गए क्या वहां पर जो वोटर थे अयोध्या के लोग? जिन लोगों ने अवधेश जी को भी वोट दिया वो भी राम भक्त है वहां पर, लेकिन वो किस चीज से कन्विंस हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है। इसको ये देख लेना, या जैसे योगी जी कह रहे हैं कि जो राम भक्त है वो ही राष्ट्रभक्त है, ऐसा नहीं है ना। राम भक्त राष्ट्रभक्त हो सकता है, लेकिन राम भक्त नहीं हो वो राष्ट्रभक्त नहीं होगा, ये भी नहीं है। लेकिन ये आप कैसे मिजाज नैरेटिव को सेट कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और अब महाराष्ट्र के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी सब ठीक हो जाएगा कि भाई अब किस देखिए narrative मिजाज पे क्या चलते हैं। है वोटर्स का, ये भांप रही है एक तमाम चुनाव राजनीतिक से दल। खत्म सर करना- मुझे एक ब्रेक लेना है, बस मालूम है। मुझे एक ब्रेक लेना है चुनाव सर। से कोई अगर ये हो जाए कि इसमें राम भक्त है नहीं है, ठीक है। और एक बार झूठ से सच्चाई ढक दिया जाए और जनता वोट दे दे, उससे आप उसका परीक्षण नहीं करते हैं। थोड़ा इंतजार करिए आगे।